बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो इंडिया और चीन जैसे बड़े ममालिक का इस जुग़राफ़ियाई तौर पर दुश्वार गुज़ार ख़ित्ते में मद्दे मुक़ाबिल आना अनोखी बात नहीं। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि लद्दाख की गुज़श्ता 1500 साल की तारीख़ बताती है कि इस वीरान इलाके में मौजूदा तनाज़ा एक पुराने सिलसिले की कड़ी है, एक ऐसा सिलसिला जिसकी इब्तदा में चीन के बादशाह और इस्लामी सल्तनत के खलीफा भी आमने सामने नज़र आते हैं। अक्साई जिन बिला शक व शुबा दुनिया के सुनसान तरीन इलाकों में से एक है, एक ऐसा इलाका जिसके बारे में नेहरू ने कहा था कि वहाँ ना लोग रहते हैं और ना घास का तिनका उगता है। फिर भी मुसल्लह झड़पें हुई हैं और यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये तनाज़ा मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकता है। नेहरू का ये बयान सन 1962 की इंडिया और चीन की जंग के एक साल बाद शाये होने वाली एक किताब हिमालयन बैटल ग्राउंड से लिया गया है। मुवर्रिख सुखदेव सिंह ने अपनी किताब जर्नैल जोरावर सिंह में लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख 7वीं और 8वीं सदियों में चीन, तिब्बत और खलीफा हारून रशीद की क़यादत में अरब सल्तनत के दरमियान सियासी कशमकश का मरकज़ भी रहे हैं। वो लिखते हैं कि लद्दाख जुग़राफ़ियाई तौर पर हमेशा एक अलग खिता रहा है, लेकिन कई बार इसके हुक्मरान अपने पड़ोसियों के ताबे रहे हैं। वो लिखते हैं कि कुछ ऐसी ही सूरत हाल 8वीं सदी में भी थी, जब इसकी हैसियत अपने मशरकी हमसाये तिब्बत के सूबे की थी, लेकिन इसका हुक्मरान दुनियावी मामलात में खुद मुख्तार था। मजहबी मामलात में वो लहासा के दलाई लामा के ताबे था। ये वो ज़माना था जब तिब्बत खुद अपने मशरकी हमसाये चीन के ज़ेर तसल्लुत था। सुखदेव सिंह लिखते हैं कि इस सूरत हाल में तिब्बत एक तरफ चीन के तसल्लुत से आज़ादी के लिए कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ अरबों से लड़ रहा था, जो खलीफा हारून रशीद की क़यादत में वस्ती एशिया की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। किताब हिमालयन बैटल ग्राउंड में लिखा है कि 7वीं सदी में वस्ती एशिया में बालादस्ती की कशमकश में चीन, तिब्बत, कश्मीर, लद्दाख, बल्तिस्तान, तुर्किस्तान और किसी हद तक इंडिया और नेपाल के बाद इस्लामी अरब सल्तनत की सूरत में एक नई ताकत का इजाफा हुआ। इस वक्त तिब्बत और चीन के दरमियान तुर्किस्तान तक रसाई के लिए झगड़ा था और इसका मरकज़ था लद्दाख और बल्तिस्तान। मुअर्रिख बताते हैं कि कश्मीर इस मसले का बराह रास्त फरीक बन चुका था। किताब में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अरबों के दबाव की वजह से चीन और कश्मीर के दरमियान एक तरह का इत्तेहाद कायम हो चुका था। सन 747 में एक बड़ी फौज, जिसे शायद कश्मीर की भी हमायत हासिल थी, बल्तिस्तान में अपना जोर कायम करने में कामयाब हो गई। अरब पेशकदमी का मुकाबला करने के लिए गिलगित तक चीनी गैरिजन कायम की गई थी, लेकिन चीनियों की कामयाबी आर्जी थी और इन्हें सन 751 में अरबों के हाथों बड़ी शिकस्त हुई और इन्हें मगरबी तुर्किस्तान का बड़ा हिस्सा अब्बासी खलीफा के हवाले करना पड़ा। मुअर्रिखीन मजीद लिखते हैं कि ये सूरत हाल इस वक्त बदली जब तिब्बत ने तुर्किस्तान में कामयाबी हासिल की और चीन की जगह तिब्बत अब्बासी खलीफा की इस्लाम को मशरिक में फैलाने की ख्वाहिश के रास्ते में खड़ा था। बगदाद के खलीफा हारून रशीद ने तिब्बत के साथ सन 798 में मुआहदा ख़त्म कर दिया और एक नुमाइंदा चीन भेजकर इकट्ठे तुर्किस्तान पर हमले की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन सन 803 में बाज़ंतीनियों के साथ दोबारा लड़ाई शुरू होने की वजह से खलीफा की तवज्जो बट गई और फिर जब सन 808 में दोबारा वस्ती एशिया में मुहिम का आगाज़ हुआ तो खलीफा हारून रशीद का इस दौरान इंतकाल हो गया और एक बार फिर वस्ती एशिया में अरब पेशकदमी मौखर हो गई। मुअर्रिख पृथ्वीनाथ कोल अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि सन 1586 में अकबर बादशाह के दौर में जब कश्मीर मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बना तो लद्दाख भी इस सियासी तब्दीली के असर से नहीं बच सका। वो लिखते हैं कि अकबर के कश्मीर के दूसरे दौरे के दौरान उन्होंने लद्दाख के इस वक्त के हुक्मरान अजू राय को हटाकर अपने नामजद करदा अली राय को वहां तैनात कर दिया। इसके बाद 17वीं सदी में अपने मंगोल हमसायों के हमले से निमटने के लिए लद्दाख के हुक्मरानों ने मुगल शहनशाह शाहजहां से मदद तलब की। मंगोलों की शिकस्त के बाद लद्दाख ने ऐलान किया कि वो अब सिर्फ कश्मीर के साथ शालों की तिजारत करेगा, लेकिन
पृथ्वीनाथ लिखते हैं कि मुगल फौज के लद्दाख से निकलते ही मंगोल फिर वापस आ गए और मुकामी हुक्मरानों को इन्हें नजराने देने का वादा करना पड़ा। मुगल बादशाह औरंगजेब को इस वाक़े का इल्म था और वो लद्दाख के बादशाह को सबक सिखाना चाहते थे। सन 1665 में कश्मीर के दौरे के दौरान उन्होंने लद्दाख पर हमले का इरादा भी जाहिर किया। इस दौरे में फ्रांसीसी फिजिशियन फ्रांसिस हेयरलेटर भी मुगल बादशाह के काफिले में शामिल थे। उन्होंने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि हमले का खतरा देखते हुए लद्दाख के बादशाह ने अपना एक नुमाइंदा फौरन शहंशाह औरंगजेब के सामने पेश होने के लिए कश्मीर रवाना किया। बहुत से कीमती तोहफ़े भी पेश किए गए। लद्दाखी सफ़ीर ने अपने बादशाह की तरफ से अपने दारुल हुकूमत में मस्जिद बनवाने का वादा किया। एक तरफ औरंगजेब की तस्वीर वाला सिक्का जारी करने का वादा किया और सालाना नजराने की भी पेशकश की। लेकिन फ्रांसिस ने मजीद लिखा कि किसी को कोई शक नहीं था कि जैसे ही औरंगजेब के कश्मीर से वापसी होगी लद्दाख का बादशाह इस मुआहदे को भुला देगा, जैसा कि इससे पहले मुगल बादशाह शाहजहां के साथ किए गए मुआहदे के साथ हुआ था। फ्रांसिस लिखते हैं कि मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद लद्दाख को एक बार फिर पहले जैसी आज़ाद हैसियत हासिल हो गई। सुखदेव सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि औरंगजेब के ज़माने से लद्दाखी दिल्ली की हुकूमत को सालाना मामूली रकम नजराने में अदा करते आ रहे थे और मुगलिया सल्तनत के बाद जब अफगान अहमद शाह अब्दाली ने सन 1752 में पंजाब और कश्मीर पर कब्जा किया तो ये सिलसिला उनके दौर में भी जारी रहा। लेकिन सुखदेव सिंह लिखते हैं कि सन 1819 में जब कश्मीर पर पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने कब्जा कर लिया तो लद्दाखियों की तरफ से इस नजराने का सिलसिला रुक गया। ये बात कश्मीर के नए हुक्मरानों को पसंद नहीं आई और सन 1834 में जम्मू के राजा गुलाब सिंह के जर्नेल जोरावर सिंह ने लद्दाख पर हमला कर दिया। 19वीं सदी के आगाज में पंजाब और इसकी ताबे जम्मू की हुकूमत की नज़रें लद्दाख पर गड़ी थीं। मौर्रख प्रोफेसर सुखदेव सिंह ने अपनी किताब जर्नल जोरावर में लिखा है कि सन 1834 से 1841 के दरमियान लाहौर की हुकूमत के लिए तिब्बत, लद्दाख और बल्तिस्तान को फतह करने का सेहरा जम्मू के राजा गुलाब सिंह के जर्नेल जोरावर सिंह के सर जाता है। सिपाल नाम ग्याल लद्दाख के आखिरी बादशाह थे जिन्हें जोरावर सिंह ने सन 1835 में शिकस्त दी थी। जोरावर की सर्द ममालिक में शानदार कामयाबियों के बारे में इनके हमअसरों और जम्मू और लाहौर में उनके हुक्मरानों का कहना था कि यह किसी मौजज़े से कम नहीं। सुखदेव सिंह मजीद लिखते हैं कि दुनिया के लिए बर्फ पोश चोटियों, खुश्क वादियों और इंतहाई गर्म दिन और इंतहाई सर्द रातों और बुद्ध मत के खानकाहों वाले इस मुल्क में जादुई कशिश थी। दरियाए सिंध भी लद्दाख से होकर गुजरता है। वो लिखते हैं कि लद्दाख किसी ज़माने में एक बड़ी बादशाहत थी और मगरबी तिब्बत और बल्तिस्तान भी इसका हिस्सा थे। यहाँ की इंतहाई नामुवाफिक आबो हवा और ख़तरनाक जोग्राफियाई खदोखाल मैदानों से आने वाली किसी भी फौज के लिए मुश्किल चैलेंज हैं और इसके सर्द सहराओं में एक छोटी फौज के लिए भी खुराक की फराहमी नामुमकिन काम है। सुखदेव सिंह लिखते हैं कि जनूब मगरबी रास्ते से जम्मू से लद्दाख का फासला 600 किलोमीटर था और ज़्यादातर जून से अक्टूबर के दरमियान ही खुला मिलता था। इसके अलावा एक रास्ता श्रीनगर से लद्दाख जाता है जो 365 किलोमीटर लंबा है और इस पर मार्च और नवंबर के दरमियान सफ़र मुमकिन है। वो लिखते हैं कि इस रूट का ज़्यादातर हिस्सा जोरावर ने 1835 में लद्दाख पर कब्ज़े के बाद बनवाया था। उन्होंने लिखा है कि इस रास्ते पर दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल और दूसरे दरियाओं पर कई छोटे पुल जोरावर सिंह ने ही बनवाए थे। सुखदेव सिंह ने लिखा है कि जर्नेल जोरावर सिंह का लद्दाख के दारुल हुकूमत लिया पहुंचकर फतह के बाद पहला फैसला लद्दाख के इसी बादशाह से पाल नाम ग्याल को जम्मू की रियासत के ताबे हुक्मरान के तौर पर दोबारा तख्त पर बिठाने का था। इस तरह लद्दाख जम्मू के डोगरा राजों के जरिए महाराजा रंजीत सिंह की सल्तनत का हिस्सा बन गया।
تاریخ بتاتی ہے کہ زوراور سنگھ کے اگلے 5 سال ریاست میں بغاوتیں کچلنے میں گزر گئے۔ اسی طرح کئی صورتحال میں سن 1840 میں انہوں نے لداخ کے بادشاہ کو پینشن پر بھیج کر لداخ کو جموں میں ضم کر دیا۔ سکھدیو سنگھ لکھتے ہیں کہ زوراور سنگھ اس دوران نہ صرف لداخ سے بغاوت کا جذبہ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے بلکہ انہوں نے بلتستان اور تبت کے خلاف جنگی مہمات میں بھی ان کو ساتھ ملایا، اور جلد ہی لداخ کے لوگ اپنے آپ کو گلاب سنگھ کی ریاست جموں کا اہم حصہ سمجھنا شروع ہو گئے۔ زوراور سنگھ لداخ کے بعد مزید علاقے اور تجارتی روٹ اپنے زیر اثر لانے کی کوشش میں دسمبر سن 1841 میں تبت کی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے۔ زوراور سنگھ کے خلاف بغاوتیں صرف باہر سے نہیں ہوئی تھیں۔ سکھدیو سنگھ لکھتے ہیں کہ جموں کے ڈوگرا جرنیل اور فوجیوں کی کامیابی سے سکھ فوجی حسد کا شکار ہو گئے، اور لداخ میں بغاوت شروع کروانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بغاوت کشمیر کے سکھ گورنر میاں سنگھ کی ایما پر بھی ہوئی۔ میاں سنگھ کے حسد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لداخ کے ڈوگروں کے ہاتھ آنے کے بعد کشمیر کو ملنے والی شال کی اون کی مقدار کم ہو گئی تھی، جو اب لداخ سے جموں اور کشتواڑ کے راستے پنجاب بھیجی جا رہی تھی۔ جرنیل زوراور سنگھ کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے گلاب سنگھ نے لداخ میں فوری کارروائی کی، اور اس کا انجام ایک تاریخی معاہدے کی صورت میں ہوا۔ سن 1842 میں پنجابی مہینے اسو کی 2 تاریخ لداخ کے دارالحکومت لیا میں جموں اور تبت کے حکمرانوں کے درمیان ایک امن معاہدے پر مہر لگائی گئی، جس کی ضمانت بعد میں چین کے بادشاہ اور لاہور کی حکومت کے حکمران مہاراجہ شیر سنگھ کے نام ایک اور معاہدے کے ذریعے دی گئی۔ مورخ کے ایم پانیکر نے اپنی کتاب گلاب سنگھ فاؤنڈر آف کشمیر میں اس معاہدے کی تفصیلات بتائی ہیں۔ کتاب میں پیش کیے گئے ان معاہدوں میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ چین کے بادشاہ، تبت کے دارالحکومت لہاسا کے دلائی لاما اور کشمیر کے مہاراجہ کی دوستی ازل تک قائم رہے گی، اور زور دے کر روایات کے مطابق لداخ کی سرحدوں اور تجارتی سرگرمیوں کا احترام کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کشمیر اور تبت کیونکہ پنجاب اور چین کی تابع ریاستیں تھیں، اس لیے ان کے حکمرانوں مہاراجہ شیر سنگھ اور چین کے بادشاہ کو پابند بنانے کے لیے فوراً ہی ان کے نام پر ایک معاہدہ کیا گیا۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان معاہدوں میں لداخ کی جن روایتی سرحدوں کی بات کی گئی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعین سن 1684 میں لداخ اور تبت کے درمیان جنگ کے بعد ایک معاہدے میں کیا گیا تھا، اور اس جنگ میں مغل فوجوں نے لداخ کی مدد کی تھی۔ تاریخ میں بار بار دیکھا گیا ہے کہ جو حکمران کشمیر پر قابض ہوئے انہوں نے لداخ کا بھی رخ کیا۔ سکھدیو سنگھ نے ایک انگریزی فوجی افسر میجر ہیر سے کا حوالہ دیا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی دشمن کشمیر پر حملہ کرنا چاہے تو وہ لداخ کے راستے کر سکتا ہے، اور سردیوں میں تو یہ کام اور بھی آسان ہوگا۔ سکھدیو سنگھ لکھتے ہیں کہ کشمیر فتح کرنے کے بعد مہاراجہ سنگھ کو بھی احساس تھا کہ اس کے دفاع کے لیے لداخ فتح کرنا ضروری ہے۔ مورخ کے وریکو نے کتاب ہمالین فرنٹیئر آف انڈیا میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ کشمیر اور لداخ دونوں علاقوں کے شاہراہ ریشم تبت، وسطی ایشیا، زنجیانگ کے قریب ہونے کی وجہ سے ان علاقوں کے درمیان مال اور انسانوں کے تبادلے کا بڑا ذریعہ رہے ہیں۔ لداخ ایک گزرگاہ تھی جہاں کچھ تیار کیا جاتا تھا، نہ کسی مال کی زیادہ کھپت تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تبت کی لداخ اور کشمیر کے ساتھ تجارت سن 1684 کے معاہدے کے تحت ہوتی تھی، جس میں تبت میں تیار ہونے والی شال اون پر لداخ کو اجارہ داری حاصل تھی، اور اس کے بدلے میں تبت والوں کو لداخ کے ساتھ برک ٹی کی تجارت پر مکمل اجارہ داری دی گئی تھی۔ تبت سے آنے والی اون کشمیر جاتی تھی، تبت سے آنے والی چائے لداخ میں ہی استعمال ہو جاتی تھی۔
वर्कियो लिखते हैं कि इस मुआहदे के तहत वक्तन फ़वक्तन लद्दाख से लहासा में दलाई लामा के लिए तहाइफ भी भेजने ज़रूरी थे। इस मजहबी मिशन पर जाने वाले मजदूरों को तजारत का माल लेकर जाने की भी इजाज़त थी। इसको लापचक मिशन भी कहा जाता था और सन 1842 में लद्दाख के पूरी तरह जम्मू में ज़म होने के बाद इसकी मजहबी अहमियत ख़त्म हो गई थी। इसी तरह तिब्बत से आने वाले कारवां को चबा कहा जाता था। लापचक की मजहबी हैसियत ख़त्म होने के बाद ये तजारत पेशावर ताजरों के हाथों में चली गई, जो ज़्यादातर लैया में आबाद कश्मीरी मुसलमान थे जो इस काम से बहुत मुनाफा कमाते थे। वरीको ने सोयन हैंडन के हवाले से लिखा है कि जब वो सन 1906 में तिब्बत जाते हुए हाजी नज़र शाह के घर रुके तो वो वहाँ चांदी और सोने के बरादे और अहम पत्थरों से भरे संदूक देखकर हैरान रह गए थे। ये सब माल तिब्बत जाना था। वरीको लिखते हैं कि हैडन को मालूम हुआ कि नज़र शाह का लापचक की तजारत से सालाना मुनाफा 25,000 रुपये था। नज़र शाह और इनके ख़ानदान के तकरीबन 100 अफराद को ये ज़िम्मेदारी कश्मीर के महाराजा की तरफ से सौंपी गई थी और इस वक्त उन्हें ये खुफिया काम करते 50 साल हो गए थे। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि लैया को इलाके के कारवां रूटों के नेटवर्क में मरकज़ी हैसियत हासिल थी। वो लिखते हैं कि वस्ती एशिया और इंडिया से ताजिर अपने कारवां लेकर गर्मियों में आते थे और ख़ज़ां में वापसी का सफ़र शुरू करते थे। इन ताजरों में सबसे मकबूल रूट श्रीनगर लैया यारकंद रूट था। रिको लिखते हैं कि डोगरा हुक्मरानी के दौरान लद्दाख और तिब्बत के दरमियान सालाना लाखों रुपए की तजारत होती थी। इस तजारत को सन 1950 में तिब्बत के चीन का हिस्सा बनने के बाद बड़ा धचका लगा और फिर सन 1959 में तिब्बत में हंगामों के बाद बिल्कुल रुक गई। वरीको लिखते हैं कि 19वीं सदी के वस्त में कश्तवार और भोशर में बनने वाली अफीम मशरकी तुर्किस्तान को एक्सपोर्ट की जाने लगी, जहां चीनी ताजर और सिविल और फौजी हुकाम इसको इस्तेमाल करते थे। चीन की तरफ से सन 1839 में अफीम पर पाबंदी के बाद 210 मन सालाना तक ये ड्रग इंडिया के ताजरों की तरफ से चीनी कस्टम हुकाम के ताउन से मशरकी तुर्किस्तान एक्सपोर्ट की जा रही थी। ये वो ज़माना था जब हर बरस बड़ी तादाद में बल्ती सारा साल लैया आते थे। वरीको लिखते हैं कि ये बल्ती अपने साथ खुबानी का तेल, मक्खन, अंगूर, बादाम, बर्तन, चाय के बर्तन और गर्म कपड़े लाते थे। वापसी पर ये लोग लद्दाख से इंडिया की काटन, सोने और चांदी के धागे, चाय, चमड़े की मसनूआत वगैरह अपने साथ ले जाते थे। बल्तिस्तान से हर साल 400 से 500 मन खुबानी तिब्बत पहुंचती थी और सन 1870 के बाद ये मिकदार 1500 मन हो गई थी। बहुत से बल्ती कुछ बरसों के लिए मजदूरी करने जम्मू, पंजाब या यारकंद, चीनी तुर्किस्तान तक भी सफ़र करते थे। वरीको ने अपने मजमून में लिखा है कि सन 1840 की दहाई में लद्दाख में सालाना 7.5 लाख रुपए की तजारत होती थी।